नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीके शर्मा। आप देख रहे हैं हमारा चैनल ISRG। हमारा क्या आपका चैनल है, क्योंकि हर एक करंट अफेयर्स पर, हर एक मुद्दे पर हम देश की अलग अलग समस्याओं पर चर्चा करते हैं। और हमेशा की तरह से आज हमारे साथ में हैं आज के विशेषज्ञ NK सूद साहब। सूद साहब, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, शुक्रिया बहुत बहुत। दोस्तों, आज ये जो वातावरण हमारा है वो आप देखकर हैरान हो रहे होंगे। हैरान इसलिए क्योंकि हम प्राकृतिक सौंदर्य के बीच में खड़े हैं। जब दिमाग काम करना बंद कर देता है तो हमेशा हम प्रकृति की शरण में जाते हैं। आज देश में अलग अलग समस्याएं, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो मुद्दा है वो कलकत्ता रेप एंड मर्डर केस का है, जो एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ में हुआ। चर्चा का मुद्दा यही है कि ये सारा मामला अब सुप्रीम कोर्ट में आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो इसका संज्ञान लिया और उसमें अपनी बातें वो कर रहे हैं। आज भी वहाँ पर चर्चा थी सुप्रीम कोर्ट में कि इस मामले में आगे कार्रवाई क्या होनी चाहिए और क्या वहाँ पर स्टेटस रिपोर्ट पर भी चर्चा हुई है। सारी बातें जानते हैं। सूद साहब, क्या कहना है आपका इस बारे में? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को लिया और बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। पूरा देश हिला हुआ है इस केस से। जिस तरीके से एक ट्रेनी डॉक्टर का मर्डर हुआ और सुप्रीम कोर्ट के अंदर CBI को कहा गया था उन्होंने कि स्टेटस रिपोर्ट दो। CBI भी अपनी स्टेटस रिपोर्ट दे रही है और साथ में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट भी इसमें स्टेटस रिपोर्ट दे रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कहा नहीं था। और ये केस सुप्रीम कोर्ट पे लड़ा जाना है। आज क्या होगा उसकी बात हम बाद में करेंगे जी। लेकिन इस केस के अंदर मेन बात है कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ एडवोकेट्स हैं, 4 एडवोकेट्स हैं, लेकिन दूसरी तरफ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से 21 एडवोकेट हैं। 21 एडवोकेट और रिकॉर्ड रखे गए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने, और ये क्लियरली शो करता है कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इस केस के अंदर, स्पेशली संदीप घोष को बचाने का, या जो लड़की का मर्डर हुआ है उसको किसी तरीके से ये बताना कि वो लड़की का मर्डर के अंदर उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन क्या ज़रूरत पड़ी थी ममता बनर्जी को 21 वकील भेजने की? अगर वहाँ पे मर्डर हुआ था वेस्ट बंगाल के अंदर तो प्रॉपर इंक्वायरी की जाती। अगर वो नहीं की गई तभी तो सुप्रीम कोर्ट के कहने पे या हाई कोर्ट के कहने पे वहाँ पे CBI को केस दिया गया। और जब CBI को केस दिया गया तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हड़कंप मच गया, राइटिंग करवा दी गई। और यही काम ममता बनर्जी शुरू से कर रही है वेस्ट बंगाल के अंदर। वहाँ पे गुंडा राज चलता है, ममता बनर्जी का गुंडा राज है वेस्ट बंगाल के अंदर। और जिस तरीके से ये केस को दबाने की कोशिश की जा रही है उसी से सुप्रीम कोर्ट नाराज़ है, हाई कोर्ट नाराज़ है, और ये केस तब पहुँच गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सूद साहब, चर्चा करते हैं इसी मामले में। एक नाम और आ रहा है जो 1 साल पहले यहाँ पर डिप्टी के पद पर काम कर रहे थे, अख्तर अली। उन्होंने यहाँ पर हो रही डिस्क्रिपेंसीज़, जो आर्थिक रूप से एक तरह से गड़बड़ियाँ हो रही थी और साथ में कुछ ऐसे काम हो रहे थे जो कि अनैतिक काम थे, उसके ऊपर भी उन्होंने कंप्लेंट की, अपनी शिकायतें दर्ज कराई। लेकिन हाई लेवल के जो अथॉरिटीज़ हैं उस पर एक्शन नहीं हुआ। तो ये सारी बातें जब अब संज्ञान में आई तो शायद CBI ने अब मामला दर्ज किया है संदीप घोष के खिलाफ। देखिए, अख्तर अली ने बहुत सी बातें की, उनके वीडियोस पे आए हैं, इंटरव्यूज़ दिए उन्होंने कहा मैं इस केस के अंदर पहले से इन्वॉल्व था, कि मुझे पता था कि क्या हो रहा है इस हॉस्पिटल के अंदर और किस तरीके से संदीप घोष ने वहाँ पे इरेगुलरिटीज़ की थी। तो उसके बाद बहुत सी बातें बाद में आई, ओपन में आई है। लेकिन हमने पहले बात की थी, जब पहला हमने वीडियो इसको बनाया था, हमने कहा था कि ये जो केस है इसके अंदर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस है, ये नहीं कि ह्यूमन के बॉडी पार्ट्स की स्मगलिंग की जा रही है। और यही बात उन्होंने एक तरीके से इनडायरेक्टली कह दी यहाँ पे। उनका जो डेड बॉडीज़ होती थी यहाँ पे, जो लोग मर जाते थे जिसको कोई क्लेम नहीं करता था, उनको संदीप घोष बेचा करते थे और कई दूसरे हॉस्पिटल से लेकर के उनको बेचा करते थे। तो मतलब आप साफ समझ सकते हैं कि संदीप घोष क्या कर रहे थे। और जब इनकी इतनी कंप्लेंटें की गई तो क्यों एक्शन नहीं लिया? और जो लोग कहते हैं कि इसके ऊपर हाई लेवल, मैं कहता हूँ कि इसके अंदर हाईएस्ट लेवल की कॉपरेशन है संदीप घोष के साथ उसको बचाने के अंदर, यानी कि वहाँ के जो मिनिस्टर इंचार्ज हैं हेल्थ की, उनका डायरेक्ट रोल लगता है। तभी देखिए, जब ये केस CBI को दिया गया तो ममता बनर्जी उस टाइम पे 12 घंटे के धरने पे आ गई और वहाँ पे पूरा बंद कर दिया था वेस्ट बंगाल को। उन्होंने क्यों आई, क्या ज़रूरत थी उनको? पहली बात तो यह है कि उन्होंने खुद तो इंक्वायरी की नहीं इस केस के अंदर प्रॉपर्ली, केस को दबाने की कोशिश की। लेकिन जब केस बहुत ज़्यादा उछल गया और हाई कोर्ट ने कह दिया कि CBI को केस दे दिया जाए, तो वो भी धरने पे बैठ गई, या वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन करने लगी, या पद यात्रा निकालने लगी। यानी कि उनको नाराज़गी थी केस CBI को क्यों दिया गया। अगर उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी तो CBI को केस दे देती, सीधी सी बात थी, लोगों को सेटिस्फेक्शन हो जाती, यहाँ पे सब लोग शांति से निकल जाते। लेकिन ममता बनर्जी इस केस के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, पर्सनल इंटरेस्ट है उनका, क्योंकि उनका पर्सनल इंटरेस्ट एकदम संदीप घोष के अंदर है। तभी तो संदीप घोष की 2 बार ट्रांसफ़र हुई, तो फिर वापस ला दिया गया। और संदीप घोष प्रोमिनेंस में तब आए 2021 में, जब उनको यहाँ पे इंचार्ज बनाया गया, और तब से संदीप घोष थे। लेकिन मर्डर के बाद भी जिस तरीके से संदीप घोष की एक्टिविटीज़ थी, उन्होंने पहले तो इसके जो घर वाले हैं उनको बताया नहीं, जब बताया तो गलत इन्फॉर्मेशन दी, फिर
इस केस की ना इन्वेस्टिगेशन की प्रॉपर तरीके से, फिर इस केस को दबाने की कोशिश की, फिर उसको पैसे देने की बात की उनके पेरेंट्स को कि आप यहाँ पे एक एग्रीमेंट कर लो। तो और इसके बावजूद भी, क्योंकि सारी बातें मीडिया में आ रही थी, तो उसके बावजूद भी जब ममता बनर्जी उसको इनको हटाया नहीं, तो साफ जाहिर होता है कि ममता बनर्जी का पर्सनल इंटरेस्ट था संदीप घोष के अंदर, और इसीलिए उनको यहाँ पे रखा गया। और इसीलिए आज ये केस एक हाईलाइट बन गया पूरे देश के अंदर, और पूरे देश के लोग इस टाइम पे इसी केस के अंदर इन्वॉल्व हैं, हिले हुए हैं। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान ले लिया। लेकिन मूल प्रश्न यहीं पर यह है कि जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज रहा है, उसके प्रिंसिपल पद पर अब संदीप घोष नहीं है। उनके खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है और किसी भी क्षण उनकी गिरफ्तारी भी की जा सकती है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब वो अपने पद पर थे, उस दौरान में जो हॉस्पिटल में डिस्क्रिपेंसीज हो रही थी, उसके लिए अख्तर अली ने बहुत प्रयास किए, बहुत शिकायतें दर्ज की, वहाँ पर कार्रवाई नहीं हुई। तो ये सवाल उठता है कि संदीप घोष के पक्ष में उनको बचाने के लिए ऐसी कौन सी ताकतें थी, ऐसे कौन से राजनीतिक जो उनके संपर्क थे, जो काम आ रहे थे, और उनको किस लिए बचाया जा रहा था? ऐसा कौन सा राज छुपा है? देखिए, ये जो लीगल लोग होते हैं, जैसे छोटा गुंडा होता है किसी भी एरिया का, उसको जब पॉलिटिकल संरक्षण मिल जाता है तो डॉन बन जाता है। इसी तरीके से संदीप घोष छोटी छोटी चोरियाँ करते थे, अपनी बीवी को पीटा भी करते थे, लेकिन उनको पॉलिटिकल संरक्षण मिला। और पॉलिटिकल संरक्षण कब मिलता है कि जब आप कोई काम करते हैं या कोई गलत काम करते हैं तो उसका हिस्सा ऊपर तक पहुंचा देते हैं। और ये कहा जाता है संदीप घोष बहुत सा पैसा कंट्रीब्यूट करते थे टीएमसी पार्टी के फंड में जी, इसीलिए उनको उनकी पार्टी का यानी कि टीएमसी का संरक्षण था या ममता बनर्जी की उनको सपोर्ट थी। और जैसे बहुत सी स्मगलिंग होती है काउस की, 20 लाख काउस इंडिया से बांग्लादेश के अंदर स्मगल होती थी, और वहाँ पे टीएमसी के मिनिस्टर इन्वॉल्व थे और उनको संरक्षण देती थी ममता बनर्जी की पार्टी या ममता बनर्जी जो सीएम है वहाँ पे। और संरक्षण इसीलिए देते थे कि वहाँ का हिस्सा मिलता था उनकी पार्टी को, गवर्नमेंट चलाने के लिए, पार्टी चलाने के लिए। और देखा जाए तो यहाँ पे जो मिनिस्टर है, इंचार्ज है होम का, वो भी ममता बनर्जी, चीफ मिनिस्टर वो भी ममता बनर्जी, और हेल्थ मिनिस्टर वो भी ममता बनर्जी। तो सारा का सारा जो कंट्रोल है ममता बनर्जी के ऊपर है, और ममता बनर्जी वन पार्टी या वन इंडिविजुअल का रूल चलाते हैं अपनी पार्टी के अंदर। इसीलिए वहाँ पे जो कुछ भी हो उसका बेनिफिट वो लेती हैं, और उसका जो खामियाजा है या उसका क्रेडिट लेते हैं, तो उसका जो नुकसान है वो भी तो उनको लेना पड़ेगा। और ममता बनर्जी के बगैर तो कुछ हुआ पत्ता नहीं हिलता वेस्ट बंगाल के अंदर। यहाँ पर एक बात ये भी तो आती है ना कि जब तक कलकत्ता पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी, तब तक तो ममता बनर्जी चुपचाप बैठी हुई थी। लेकिन जैसे ही सीबीआई के पास इसकी जांच पहुंची है, ममता बनर्जी सड़कों पर उतर आई, प्रदर्शन करने में लग गई, और ना जाने अपरोक्ष रूप से संदीप घोष को बचाने की दिशा में वो कदम उठाने लगी। वो ये शायद कुछ छुपाना चाहती हैं, क्या उनका संबंध हो सकता है इस मामले में? देखिए, संबंध तो बात पे पता चलेगा कि कोर्ट जब इसके अंदर पूरी इंक्वायरी करेगा या सीबीआई इंक्वायरी करेगी, लेकिन डायरेक्टली उनका पूरा रोल है, ये आपके सामने एविडेंस आती है। क्या ज़रूरत थी ममता बनर्जी को? अगर संदीप घोष यहाँ पे इन्वॉल्व थे मर्डर के अंदर और यहाँ पे उनका कोई नेगेटिव रोल था तो उनको हटा देती, कोई बात नहीं थी। लेकिन उनको उसके बाद एक अच्छी पोस्टिंग में दे दिया गया कुछ घंटे के अंदर ही, और दोबारा से संदीप घोष को बचाने की पूरी कोशिश भी की जा रही थी, क्योंकि पुलिस ने कोई केस रजिस्टर नहीं किया था प्रॉपर तरीके से। और एक एमपी जो टीएमसी का, उसने यहाँ पे एक इशू उठाया, उसने पुलिस के ऊपर क्वेश्चन उठाया, मर्डर के ऊपर क्वेश्चन उठाया, तो उसके ऊपर भी एफआईआर फाइल कर दी। और कलकत्ता पुलिस ने उसको बुला लिया, एक और टीएमसी का एमपी, वो भी इसके खिलाफ बोला, तो उसके ऊपर भी एक्शन ले लिया। उसके खिलाफ जो टीएमसी के लोग थे, गुंडे उसके घर पहुंच गए, उसके घर में पत्थर फेंके। तो ये सारा जो काम होता है वेस्ट बंगाल के अंदर, जो गुंडा राज है, उसको सारा ममता बनर्जी कंट्रोल करती हैं, मिनिस्टर इंचार्ज हैं। और जिस पार्टी को अब पूरा कंट्रोल हो वेस्ट बंगाल के अंदर, वहाँ पे उनकी मर्जी के बगैर तो पता नहीं हिल सकता। तो जो सारा का सारा रोल लगता है, नेगेटिव रोल लगता है, ममता बनर्जी का लगता है, और ममता बनर्जी एक तरीके से फंस गई है इस केस के अंदर। एक सवाल ये भी तो आ रहा है ना, काफ़ी समय से इस बार को उठाया जा रहा है कि जो केजी ये जो हॉस्पिटल है उसमें मेडिकल इलाज किया जाता था, साथ साथ अब बच्चों को एजुकेट भी किया जाता था। यहाँ पर लावारिश लाशें भी आ जाती थी। लावारिश लाशों का मतलब यह है कि उसके जो अंगों को भी किसी भी तरह से गलत तरीके से बाहर सौदा किया जाता था। ये जब बढ़ने लगा तो उसकी शिकायत अख्तर अली ने की, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। साथ साथ शिकायत ये भी आ रही है कि वो जो लावारिश लाशें हैं उनका सौदा बाहर के लोगों से भी, बाहर के हॉस्पिटलों से भी किया जाता था, कि वहाँ जो लेन देन का इस तरह से इलीगल खेल चल रहा था, खुला नंगा नाच चल रहा था, उसके बारे में बाकी जो बड़े अधिकारी वो चुप क्यों रहे? सरकार इस बारे में चुप क्यों रही? देखिए, अख्तर अली ने तो जो कुछ कहना था कह दिया, उसने कंप्लेंट्स भी कर दिया, उसने पब्लिकली भी कह दिया, रिपोर्ट्स के जो अपने इंटरव्यूज़ दिए। लेकिन मेन बात है कि लड़की का मर्डर क्यों किया गया? ऐसा लगता है कि लड़की को चीज़ें पता चल गई थी। अख्तर अली तो ओपनली कह दिया
कुछ ऐसी चीज़ें जो और ज़्यादा सीरियस थी उस लेडी ट्रेनी डॉक्टर को पता चल गई थी और इसीलिए इसको रास्ते से हटा दिया गया। और जो मर्डर है, जिसने मर्डर किया, वो ना लड़की को जानता था ना कुछ, उसको डायरेक्शन दी गई थी, इस कमरे में लड़की होगी, आ जाओ, तो चला गया। और इसीलिए जो आपकी CBI है उसने संदीप घोष का फ़ोन उसको टैप करना शुरू कर दिया और उसकी जितनी भी कॉल डिटेल्स हैं उनको निकाल लिया है। और अब पता चलेगा कि क्या उसका कॉन्टैक्ट है, जो आदमी मर्डर है, जिसने मर्डर किया है। और जो आदमी ने मर्डर किया, अब CBI को ये भी चिंता लगी है कि पोलोग्राफिक टेस्ट उसका लेने का, लेकिन कोई लॉयर उसके सामने नहीं आ रहा उसको डिफेंड करने के लिए। तो एक उसको गवर्नमेंट की तरफ से लॉयर दिया जाएगा, लेकिन उसका पोलोग्राफिक टेस्ट तभी हो पाएगा जब वो परमिशन देगा या अप्रूवल देगा, और देखें कि क्या अप्रूवल देता है या नहीं देता। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि एक जो उंगली उठ रही है पूरी तरीके से, वो उठ रही है संदीप घोष की तरफ कि सारे के सारी जो कार्रवाई थी या गलत काम था संदीप घोष का था। और दूसरी बात है कि जैसे आपके अख्तर अली ने बताया कि यहाँ पे एक लावारिश लाशों को लाया जाता था, उनका सौदा किया जाता था, लेकिन दूसरी बात है जो रजिस्टर जो मेंटेन होना चाहिए हॉस्पिटल के अंदर, वो संदीप घोष ने डिस्ट्रॉय कर दिया है जी। तो एक ये भी बड़ी चिंता की बात है, डिटेल्स तो होंगी नहीं, तो CBI कैसे करेगी। लेकिन देखा जाए तो दूसरी तरफ CBI इससे देखिए रेगुलर पूछ रही है। CBI रोज़ संदीप घोष से पूछ रही है 12 से 14 घंटे, और ऐसा लगता है कि CBI ने इसको मेंटली टॉर्चर कर दिया होगा। मारा पीटा नहीं है, लेकिन एक मेंटल टॉर्चर होता है। जब CBI आपसे क्वेश्चन पूछती है, ग्रिल करती है आपको, तो संदीप घोष कितने स्ट्रॉन्ग है पता चल जाएगा। संदीप घोष की और भी बड़ी नेगेटिव चीज़ें सामने आ रही हैं, और कुछ चीज़ें और भी सामने आएगी। आप ये भी मानते हैं कि जो आरोपी रॉय है, आरोपी राय का पॉलीग्राफी टेस्ट अगर होता है तो उससे काफ़ी सारे राज खुल सकेंगे, और साथ साथ ये भी पता लग पाएगा कि जो संदीप घोष के पीछे आखिर कौन से लोग हैं, कौन सी ताकत है जो उसको सहारा दे रही है, संरक्षण दे रही है, या जिनके लिए वो काम करते रहे हैं, क्योंकि काम अकेले आदमी नहीं कर पाता। उसका एक मुखौटा भी कह सकते हैं संदीप घोष को। तो ऐसे में वो राज क्लियर हो पाएगा कि क्या सत्ता में बैठे कोई बड़े कारकुन हैं जिनका ये सारा खेल चल रहा था। देखिए, मुझे नहीं लगता कि संदीप घोष जो मेन आदमी था उसका नाम लेगा, या मेन लेडी थी उसका नाम लेगा, क्योंकि इसमें जो सारा कुछ नज़र आता है ओपनली वो आता है कि यहाँ पे जो TMC के लीडर हैं ममता बनर्जी, उनका रोल हो सकता है। लेकिन क्या वो इनका नाम लेगा, उसको पता है कि अगर इनका नाम लिया जाएगा तो कितनी पावरफुल है, वो कुछ भी कर सकते हैं। आपने संदेश खाली का भी केस देखा होगा यहाँ पे। देखिए, दूसरी बात है, वेस्ट बंगाल के अंदर बहुत से धंधे होते थे। किसी का रेप हो गया, अगर वो हाईलाइट हो गया तो कहते हैं कि ममता बनर्जी की पार्टी के लोग उसको अप्रोच कर जाते थे कि आप पैसे ले लो और अपना केस को दबा दो, और जो विटनेसेस होते थे उनको भी हटा देते थे। तो बहुत से जो केसेस थे वो सॉल्व नहीं हो पाते थे, क्योंकि विटनेस भाग जाती थी, और विटनेस को भगाने में जो रोल था वो था TMC गुंडों का। आपने संदेश खाली भी देख लिया किस तरीके से वहाँ पे एक क्राइम किए जाते थे, किस तरीके से लोगों की ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया जाता था, और ज़मीन पे कब्ज़ा करने के बाद बहुत से ज़मीनों का जो हिस्सा है वो TMC के पार्टी के फंड में चला जाता था। और गुंडा राज जो चल ही रहा है वेस्ट बंगाल के अंदर। अगर आज डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल के अंदर कोई डेमोक्रेसी तो है नहीं, गुंडा राज है। लेकिन दूसरी बात है कि क्या BJP इस गुंडा राज को ख़त्म कर पाएगी। BJP को अगर यह गुंडा राज ख़त्म करना होगा तो BJP को पूरी स्ट्रेंथ में आना पड़ेगा। पहले तो BJP के अंदर खुद ही डिफरेंसेस हैं। क्या RSS BJP को या मोदी को सपोर्ट करेगी, उसके ऊपर भी डाउट है। क्या BJP जो कम्युनिस्ट है उनकी सपोर्ट लेगी। अगर BJP और कम्युनिस्ट मिल जाते हैं और कुछ कांग्रेस के लोग तो वो मिल जाते हैं तो यहाँ का भांडाफोड़ हो सकता है जी। अदरवाइज़ ममता बनर्जी का रूल चलता रहेगा वेस्ट बंगाल के अंदर। फिर लोग कुछ और भी बात करते हैं कि यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जाएगा BJP के द्वारा। ये कोर्ट ये डायरेक्शन देगी कि यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए, क्योंकि उसके बड़े सीरियस इंप्लीकेशन भी हो सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो सकती है। सूद साहब, यहाँ पर एक बात और भी है कि जो पश्चिम बंगाल की भूमि है वहाँ पर स्वामी विवेकानंद जैसे लोग पैदा हुए, वहाँ पर सुभाष चंद्र जैसे लोगों ने देश की आज़ादी के लिए काम किया। ऐसी पवित्र भूमि से ऐसी नपुंसक सोच रखने वाले लोग हमारे समाज में हैं और सरकार उसको लगभग संरक्षित कर रही है। तो आपको क्या ऐसा भी लगता है कि इस हॉस्पिटल के अलावा जो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है RG कर, उसके अलावा भी कोई और भी हॉस्पिटल हो सकते हैं जो इस तरह की गतिविधि में इन्वॉल्व हो रहेंगे? देखिए, यहाँ पे एक नहीं हो सकता, यहाँ पे बहुत से ऐसे काम हो रहे होंगे। देखिए, वैसे तो पूरे इंडिया के अंदर किडनी की स्मगलिंग या सब कुछ काम चलता है, और यहाँ पे अब चीज़ सामने आई है तो यहाँ पे ये है कि काम बड़ी लार्ज स्केल पे चल रहा था। तो इसके अंदर बहुत से हॉस्पिटल तो इन्वॉल्व होंगे, लेकिन चीज़ें तब सामने आती हैं जब कोई इंसिडेंट हो जाती है। और इस केस के अंदर लड़की का अगर रेप होता है और मर्डर होता तो कोई बात नहीं थी, एक बात करके छुप चली जाती। लेकिन जिस तरीके से लड़की का रेप किया गया और जिस तरीके से उसका मर्डर किया गया, बॉडी के पार्ट्स को तोड़ दिया गया, और जिस तरीके से उसकी आंखों से खून निकल रहा था, सब चीज़ें आई, तो इसकी वजह से लोग यहाँ पे ज़्यादा परेशान हो गए।
लोग इसीलिए भड़क गए। लेकिन बहुत से केस हो भी रहे होंगे। तो वेस्ट बंगाल के अंदर कोई रूल ऑफ लॉ तो है नहीं, वहाँ पे तो गुंडा राज चलता है। तो यहाँ पे बहुत सी बातें हो रही होंगी, लेकिन एक केस जो सामने है इससे कुछ लोगों को सबक तो मिलेगा। जो लोग धंधे पे लगे हैं वो कुछ कहीं तो रुकेंगे। देखने की बात है फ्यूचर के अंदर क्या होता है, क्या सुप्रीम कोर्ट इस केस के अंदर डिसीजन लेता है, क्या सुप्रीम कोर्ट ममता बनर्जी के खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा। लोग इसी की वेट कर रहे हैं। उम्मीद है की जानी थी कि जो ट्रेनी डॉक्टर ने अपनी जान दी है, उस जान देने के साथ साथ देश में ऐसे जो अनैतिक लोग लगे हुए हैं, चाहे वो सेवा वाला जो केंद्र है, मंदिर है, हॉस्पिटल, उसके भीतर जो धांधलियाँ वो करते हैं, जो गोरख धंधे वो चलाते हैं, उसका भंडाफोड़ होगा। और सुप्रीम कोर्ट अपनी पैनी नज़र से ऐसे सभी आरोपियों को गिरबान से पकड़कर सलाखों के पीछे देगा। इसी उम्मीद में हम ये आशा करते हैं कि जो सरकार है वो जागेगी और जो दोषी लोग हैं उनको सलाखों के पीछे अवश्य भेजने में अपने कानून की मदद करेगी। अगले किसी अंक में दोबारा से आपसे किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।